नमस्कार। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ना शरीर को सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं माना गया है। जी। एक बहुत गहरा विचार है जो ऋषि समुद्र मुनि के शब्दों में सामने आता है। वो कहते हैं, मानव शरीर कोई मांस का ढांचा नहीं, यह आत्मा का मानचित्र है। ये सोच तो मतलब हमें अपने आप को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। निश्चित रूप से। और ये विचार कि हमारा शरीर, उसकी हर बनावट, हर अंग, यहाँ तक कि हमारे हाव भाव भी, जी। ये सब हमारे अंदर जो चल रहा है ना, हमारे कर्म, हमारे गहरे संस्कार, हाँ और शायद हमारी नियति तक का आईना है। हाँ। यही तो समुद्र शास्त्र का मतलब मूल आधार है। अच्छा। ये शरीर को सिर्फ बाहरी रूप नहीं देखता, बल्कि उसे अंदरूनी सच्चाई का प्रतीक मानता है। और आज हमारी बातचीत इसी दिलचस्प विषय पर है। हम खास तौर पर समुद्र शास्त्र रीडिंग द सोल्स मैप नाम के स्रोत से मिले जो उद्धरण हैं, उनके जरिए इस विषय की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस समुद्र शास्त्र से उन 10 प्रमुख संकेतों को समझें जो ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी शारीरिक विशेषताएं, हमारे कर्म, संस्कार, हमारी अंदरूनी हालत इनको कैसे दर्शा सकती हैं। पर एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी समझता हूँ। हाँ, बताइए। कि इस ज्ञान का उद्देश्य किसी दूसरे का मूल्यांकन करना या उस पर कोई लेबल लगाना, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य तो आत्मज्ञान है, मतलब खुद को बेहतर तरीके से समझना। बिल्कुल। और हमारा स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है। वो बताता है कि कैसे इन संकेतों को समझना एक आम इंसान को जागृत यानी ज्यादा आत्म जागरूक बना सकता है। सही कहा। ये सोचना भी कितना रोचक है कि हमारा चेहरा, हमारा शरीर शायद हमारी जीवन की एक खुली किताब की तरह हो सकता है, जिसे पढ़ना सीखा जा सकता है। सही कहा। संक्षेप में कहे तो समुद्र शास्त्री ये मानता है कि शरीर पर दिखने वाली हर रेखा, हर अंग की बनावट और हर भाव, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों और हमारी नियति से जुड़े हैं। ये बाहरी लक्षणों के जरिए अंदरूनी स्थिति को समझने का एक प्राचीन और बहुत गहरा विज्ञान है। ये त्वचा की सतह से कहीं ज्यादा गहरी बात करता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत, और शायद सबसे ज्यादा चर्चित भी, जी। नेत्र यानी आंखें हैं। इन्हें आत्मा का द्वार कहा गया है। हाँ। स्रोत कहता है कि आंखें वो खिड़की हैं जिनसे आत्मा बाहर की दुनिया देखती है और जिनसे हम आत्मा के अंदर झांक सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा काव्यात्मक लगता है, पर समुद्र शास्त्र में इसका बहुत व्यावहारिक अर्थ है। अच्छा। इसके अनुसार जैसे स्थिर, चमकदार और करुणा या सहानुभूति से भरी आंखें हैं ना, हाँ। वो व्यक्ति की सच्चाई, उसकी आंतरिक गहराई और आत्मिक शक्ति का प्रतीक होती हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति नजरें मिलाने से कतराता है, तो स्रोत बताता है कि शायद उसके मन में डर है, अस्थिरता है या कुछ छुपाने की भावना हो सकती है। एक अनुभवी या ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं देखता, वो आंखों में झलकती शांति या बेचैनी को पढ़ता है। आंखों का भाव चेहरे के भाव से ज्यादा सच्चा माना गया है इसमें। ये दिलचस्प है कि आंखों को सीधे अंदरूनी स्थिति से जोड़ा गया है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है, जैसे आंखों की कौन सी खासियत किस गुण से जुड़ी है? हाँ, बताता है। जैसे क्या आंखों की चमक का मतलब हमेशा कुछ सकारात्मक ही होता है या इसमें भी कोई बारीकी है? देखिए, स्रोत के अनुसार आंखों की चमक अक्सर जीवन शक्ति और मानसिक स्पष्टता से जुड़ी होती है। ये सही है। हाँ। लेकिन ये चमक स्थिर और शांत होनी चाहिए। अगर आंखें बहुत ज्यादा चंचल हैं या उनमें एक अस्थिर किस्म की चमक है, तो ये मन की उथल-पुथल या जिसे रजोगुण कहते हैं ना। अच्छा, रजोगुण। हाँ, उसकी अधिकता का संकेत भी हो सकती है। इसके विपरीत करुणा से भरी, शांत और स्थिर दृष्टि को सात्विक माना गया है, जो आंतरिक शांति और संतुलन का प्रतीक है। तो हाँ, सिर्फ चमक ही नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता और उसमें झलकने वाला भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गई। आंखों से आगे बढ़ते हुए दूसरा संकेत है ललाट यानी माथा, जिसे स्रोत भाग्य का दरवाजा कहता है। जी। इसका क्या मतलब है? क्या माथा हमारी किस्मत तय करता है? भाग्य का दरवाजा एक तरह की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अच्छा। समुद्र शास्त्र के अनुसार माथा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उसके निर्णय लेने की शक्ति और उसके जीवन की दिशा या संभावनाओं को दर्शाता है। एक ऊंचा, चौड़ा और कांतिमय यानी चमकदार ललाट जो होता है, हाँ। वो अक्सर उच्च बुद्धि, अच्छी नैतिकता और नेतृत्व करने की क्षमता का सूचक माना जाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास जीवन में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं।
और अगर किसी का माथा छोटा या कुछ दबा हुआ सा हो तो? उसका क्या अर्थ है? स्रोत के अनुसार छोटा या थोड़ा अंदर की ओर झुका हुआ माथा सीमित सोच या शायद जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति का संकेत हो सकता है। कभी-कभी ये मानसिक भ्रम या स्पष्टता की कमी को भी दर्शा सकता है। जैसा कि एक ऋषि का कथन स्रोत में दिया गया है, जिसका मस्तक उज्ज्वल, उसका जीवन प्रकाश से भरा। यहाँ उज्ज्वल का मतलब सिर्फ त्वचा की चमक से नहीं है, बल्कि विचारों की स्पष्टता, सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक क्षमता से है। समझ गई। तो माथा सिर्फ हड्डी की बनावट नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन की दिशा का प्रतिबिंब है एक तरह से। माथे से नीचे उतरते हुए अब बात करते हैं हाथों की। तीसरा संकेत है हथेली, जिसे कर्म का लेखा कहा गया है। जी। बहुत से लोग तो हथेली की रेखाओं को भविष्य जानने के लिए देखते हैं, लेकिन स्रोत का नजरिया शायद कुछ अलग हो। बिल्कुल, स्रोत का जोर भविष्य बताने पर उतना नहीं है जितना वर्तमान कर्मों की स्थिति और व्यक्ति की कर्म करने की क्षमता को समझने पर है। अच्छा। समुद्र शास्त्र कहता है कि हथेली की रेखाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं, वे हमारी कर्म शक्ति का प्रतिबिंब है। अगर रेखाएं साफ, गहरी और ऊपर की ओर उठती हुई दिखती हैं। हाँ, और अगर रेखाएं टूटी हुई या उलझी हुई हो तो क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा? जरूरी नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा। स्रोत के अनुसार टूटी हुई, उलझी हुई या बहुत हल्की और फीकी रेखाएं ये संकेत दे सकती हैं कि व्यक्ति शायद भाग्य पर ज्यादा निर्भर रहता है, या उसके कर्मों के फल में कोई बाधा आ रही है, या फिर उसके प्रयासों में स्पष्टता और निरंतरता की कमी है। अच्छा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सच्चा ज्ञानी सिर्फ रेखाओं की गिनती या आकार नहीं देखता, बल्कि वो हथेली के पीछे की कर्म शक्ति को महसूस करने या पढ़ने की कोशिश करता है। कर्म शक्ति यानी कर्म करने की ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल, उसकी दिशा, उसकी तीव्रता, ये सीधे तौर पर कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म वैसा प्रतिबिंब हथेली पर। ये तो हस्तरेखा विज्ञान का एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। अच्छा, अब आते हैं चौथे संकेत पर, जो है कान। इन्हें पुण्य और दीर्घायु का संकेत बताया गया है। जी, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कान का पुण्य या उम्र से क्या संबंध हो सकता है भला? हाँ, ये कनेक्शन पहली नजर में शायद उतना स्पष्ट न लगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार कान की बनावट, उसका आकार और उसकी त्वचा की कोमलता, ये सब व्यक्ति की समग्र सेहत, स्वभाव और यहाँ तक कि उसकी आयु की संभावनाओं के बारे में भी संकेत दे सकती है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए, स्रोत बताता है कि मुलायम, अच्छी तरह से गोल आकार के और स्पष्ट दिखने वाले कान लंबी और संतुलित आयु का संकेत हो सकते हैं। और क्या कान के आकार का भी कोई विशेष अर्थ है, जैसे बड़े कान या छोटे कान? जी हाँ, स्रोत कहता है कि कान के आकार और उसके निचले हिस्से, जिसे कर्णपाली या ईयर लोब कहते हैं ना, हाँ, उसका भी महत्व है। बड़े और मांसल लोब वाले कान अक्सर आध्यात्मिक परिपक्वता, धैर्य और गहरी समझ का संकेत माने जाते हैं। अच्छा। वहीं दूसरी ओर नुकीले या बहुत छोटे कान वाले व्यक्ति में शीघ्र प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति या कभी-कभी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी हो सकता है। स्रोत में एक और गहरी बात कही गई है। कान ये भी बताते हैं कि व्यक्ति सिर्फ बोलता है या वास्तव में ध्यान से सुनता भी है। मतलब? यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ आवाज का कानों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को समझना, ग्रहण करना और उन पर विचार करना है। तो कान हमारी ग्रहणशीलता का भी प्रतीक है। सुनने की क्षमता से जुड़ा ये विचार वाकई गहरा है। अब पांचवा संकेत है नाक, जिसे आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। ये कैसे काम करता है? समुद्र शास्त्र नाक को चेहरे का केंद्रीय बिंदु मानता है। हाँ, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और उसके आत्मसम्मान के स्तर को दर्शाता है। एक सीधी, अच्छी तरह से बनी हुई सुडौल नाक अक्सर मजबूत आत्मविश्वास और बिना किसी भारी दबाव के अपने निर्णय लेने की क्षमता की निशानी मानी जाती है। तो क्या झुकी हुई या टेढ़ी नाक का मतलब है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है? जरूरी नहीं कि कमी हो, लेकिन स्रोत के अनुसार थोड़ी झुकी हुई या टेढ़ी नाक इस बात का संकेत दे सकती है कि व्यक्ति शायद दूसरों के विचारों या बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। अच्छा। और अपने फैसले खुद लेने में थोड़ा हिचकिचाता है। नाक जितनी संतुलित और सीधी होगी, व्यक्ति का जीवन और उसके निर्णय भी उतने ही संतुलित रहने की संभावना होती है। इसे इच्छा शक्ति का केंद्र भी माना गया है। तो एक तरह से आपकी नाक आपके आंतरिक बल और आत्ममूल्य की भावना का बाहरी प्रतिबिंब हो सकता है। चेहरे पर ही रहते हुए अगला यानी छठा संकेत है
मुख और ओष्ठ यानी होंठ, जी जिन्हें वाणी का दर्पण कहा गया है। जी ये तो समझ आता है कि होंठ बोलने के काम आते हैं, पर ये वाणी का दर्पण कैसे है? देखिए, समुद्र शास्त्र मानता है कि होठों की बनावट, उनका रंग और उनकी नमी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की वाणी की प्रकृति अच्छा, और उसके विचारों की गुणवत्ता को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे गोलाकार, हल्की लालिमा लिए हुए और मुलायम होंठ। हाँ, ये अक्सर मधुरहारणी, सौम्य स्वभाव और आकर्षक संवाद क्षमता का संकेत माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। और अगर होंठ सूखे या टेढ़े हों तो? स्रोत के अनुसार सूखे, फटे या थोड़े टेढ़े-मेढ़े होंठ आंतरिक असंतुलन या शायद शरीर में पानी की कमी या फिर वाणी में कठोरता, अधीरता या विचारों में स्पष्टता की कमी का संकेत हो सकते हैं। अच्छा। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, जिसकी वाणी मधुर, उसका कर्म भी पवित्र। वाह। इसका मतलब है कि आपके होठों की स्थिति और आपकी वाणी सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों के स्तर, आपकी भावनाओं और यहाँ तक कि आपके कर्मों की शुद्धता या अशुद्धता को भी दर्शा सकती हैं। ये वाणी, विचार और कर्म के गहरे संबंध को उजागर करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब शरीर के हाव भाव की ओर बढ़ते हैं। 7वां संकेत है चाल, जिसे मन की गति का प्रतिबिंब कहा गया है। जी यानी जिस तरह हम चलते हैं उससे हमारी सोच का पता चलता है। हाँ, काफी हद तक। समुद्र शास्त्र का मानना है कि व्यक्ति की चाल, उसके विचारों की स्थिरता, उसकी मानसिक स्थिति और उसके आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाती है। अच्छा। एक स्थिर, संतुलित, लयबद्ध और सहज चाल अक्सर गहरी सोच, आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की निशानी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होता है। तो फिर तेज या लड़खड़ाती चाल का क्या मतलब हुआ? स्रोत के मुताबिक बहुत तेज, झटकेदार या अस्थिर चाल एक बेचैन मन, अधीरता, विचारों में भटकाव या आत्मविश्वास की कमी का लक्षण हो सकती है। समुद्र मुनि का एक विचार स्रोत में उल्लेखित है, जो शरीर में स्थिरता लाए वही विचारों में स्पष्टता पाए। वाह, ये तो बहुत सही बात है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक अवलोकन है कि कैसे हमारी शारीरिक गति और हमारी मानसिक स्थिति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब हम सचेत होकर अपनी चाल को स्थिर और शांत करते हैं ना, हाँ, तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है और मन की शांति शरीर की भंगिमा में झलकती है। बिल्कुल। चाल के बाद अब आवाज पर आते हैं। 8वां संकेत है स्वर, जिसे चेतना का स्तर कहा गया है। आवाज सिर्फ ध्वनि न होकर चेतना की तरंग है। ये विचार थोड़ा जटिल लगता है, इसे कैसे समझें? ये वाकई एक गहरा विचार है। समुद्र शास्त्र मानता है कि हमारी आवाज का लहजा, उसकी तीव्रता, उसका उतार चढ़ाव सिर्फ हमारी भावनाएं ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गुणवत्ता को भी व्यक्त करता है। अच्छा। एक मृदु, संतुलित, स्थिर और स्पष्ट स्वर को सत्वगुणी प्रकृति का संकेत माना जाता है। सत्वगुणी? हाँ, यानी ऐसा व्यक्ति आमतौर पर शांत, संतुलित और पवित्र विचारों वाला होता है। और अगर आवाज तेज या कर्कश हो तो? स्रोत के अनुसार बहुत तेज, चीखती हुई, कर्कश या रूखी आवाज रजोगुण की प्रधानता दिखा सकती है। रजोगुण मतलब अत्यधिक क्रियाशीलता, जुनून, गुस्सा या बेचैनी। और अगर आवाज बहुत दबी हुई, अस्पष्ट या टूटी हुई सी लगे, तो ये तमोगुण का प्रभाव हो सकता है। तमोगुण यानी आलस्य? हाँ, आलस्य, निराशा या स्पष्टता की कमी। समुद्र शास्त्र यहां तक कहता है कि अपनी आवाज को नियंत्रित कर लो, संसार स्वयं नियंत्रित हो जाएगा। ये दर्शाता है कि हमारी आवाज पर हमारा नियंत्रण सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति और बाहरी दुनिया पर हमारे प्रभाव का भी सूचक है। ये सीधे तौर पर चेतना के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से जुड़ा है। आवाज के बाद 9वां संकेत थोड़ा अप्रत्याशित है ना, नाभि, जिसे धन और संतुलन का संकेत माना गया है। जी, नाभि का धन से क्या संबंध हो सकता है? देखिए, समुद्र शास्त्र में नाभि को शरीर का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना गया है। अच्छा। इसका आकार और स्थिति व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ साथ उसकी भौतिक समृद्धि की संभावनाओं से भी जुड़ी मानी जाती हैं। स्रोत के अनुसार एक गोल, गहरी और अंदर की ओर स्थित नाभि। हाँ, और अगर नाभि बाहर की ओर निकली हुई या फैली हुई हो तो? स्रोत बताता है कि फूली हुई या बाहर की ओर निकली हुई नाभि भोग विलास की ओर ज्यादा झुकाव, जीवन में थोड़ी अशांति या असंतुलन का संकेत दे सकती है। नाभि को मणिपुर चक्र से भी जोड़ा जाता है, जो हमारी पाचन शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मबल का केंद्र है। हाँ, मणिपुर चक्र।
इसलिए नाभि की स्थिति को शरीर की ऊर्जा के संतुलन या असंतुलन का सूचक माना जाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे शरीर का ये केंद्रीय बिंदु भौतिक समृद्धि और आंतरिक संतुलन दोनों से जुड़ा गया है। और अब हम आते हैं अंतिम 10वें संकेत पर, पांव का तलवा, जिसे कर्म भूमि का दर्पण कहा गया है। जी। हमारे पैर हमें धरती से जोड़ते हैं, पर ये हमारी कर्म भूमि का दर्पण कैसे हुए? समुद्र शास्त्र मानता है कि हमारे पैर, खासकर तलवे, हमारी जीवन यात्रा, हमारे द्वारा किए गए कर्मों और धरती यानी वास्तविकता के साथ हमारे संबंध को दर्शाते हैं। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा सहज और सकारात्मक होती है। तो क्या फटे हुए या कठोर तलवों का मतलब बुरा भाग्य है? बुरा भाग्य कहना शायद सही ना हो। स्रोत के अनुसार कठोर, रूखे, फटे हुए या असमान तलवे जीवन में अधिक संघर्ष, कड़ी मेहनत या शायद कुछ पिछले कर्मों के ऋण का संकेत हो सकते हैं। अच्छा, कर्म ऋण। हाँ, तलवों का रंग और उनकी बनावट ये भी बताती है कि व्यक्ति जमीन से कितना जुड़ा हुआ है, यानी वो कितना व्यावहारिक और यथार्थवादी है। स्रोत में एक कहावत है, जिसके कदमों में शांति है उसके जीवन में स्थिरता है। ये वाकई दिखाता है कि हमारे पैर जो हमें इस धरती पर चलाते हैं, हमारी यात्रा, हमारी स्थिरता और हमारे कर्मों के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। तो इन 10 संकेतों को समझने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि समुद्र शास्त्र सिर्फ शारीरिक लक्षणों का अध्ययन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का चेतना विज्ञान है, जो बाहरी संकेतों के जरिए हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारे विचारों और हमारे कर्मों की गुणवत्ता को समझने का एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका असली उद्देश्य खुद को समझना है, अपनी ही आंखों में झांककर अपनी भावनाओं को पहचानना। हाँ। अपनी चाल के पीछे छिपे विचारों को महसूस करना, अपनी वाणी के असर को समझना। ये आत्मनिरीक्षण की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपने ही शरीर के इन संकेतों और भावों को ध्यान से देखना और समझना शुरू करता है, तो वो असल में खुद को पढ़ना सीख जाता है। और स्रोत के अनुसार शायद यही वो पल होता है जब एक साधारण मनुष्य जागृत या ज्यादा आत्म जागरूक होने की दिशा में बढ़ता है। जी बिल्कुल। यहाँ अपने नजरिए में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान दूसरों का आकलन करने, उन पर कोई ठप्पा लगाने या उनका मजाक उड़ाने के लिए कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य है खुद को पढ़ना, अपनी कमियों और खूबियों को पहचानना और ज्यादा जागरूक बनना। संक्षेप में कहें तो समुद्र शास्त्र हमें ये सिखाता है कि हमारा अपना शरीर ही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। हर शारीरिक संकेत, हर भाव हमारी अपनी ही अंदरूनी चेतना का एक प्रतिबिंब है। इन संकेतों को समझना कोई भविष्य जानना या किस्मत का हाल बताना नहीं है, बल्कि ये अपने वर्तमान सच को, अपनी मौजूदा आंतरिक स्थिति को देखने और स्वीकार करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और इसका मूल उद्देश्य आत्म पहचान है, आत्म सुधार है, न कि दूसरों पर उंगली उठाना या उन पर कोई निर्णय देना। जी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। इन 10 बातों को केवल जानना या याद कर लेना शायद काफी नहीं है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब कोई इन्हें अपने ही भीतर महसूस करने का प्रयास करता है। महसूस करना। हाँ, जरा सोचिए, क्या हो अगर अपने ही शरीर के इन संकेतों पर ध्यान देना, अपनी आंखों के भाव पर, अपनी चाल की लय पर, अपनी आवाज के लहजे पर, ये सब आत्मखोज का एक गहरा और अनूठा मार्ग खोल दें। तभी केवल शरीर का अध्ययन नहीं रह जाता, बल्कि ये आत्मा की एक यात्रा बन सकता है। ये उसी जागृत होने के विचार से जुड़ता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, अपने ही अंदर के सत्य के प्रति सचेत होना।